जी, अस्सलाम वालेकुम। और सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी 2024 में कैसी रही, उसको हम डिस्कस करते हैं। और अर्निंग्स कैसी रही हैं और डिविडेंड कैसा रहा है 2024 में। इसका एक कंपैरिजन दिया है ब्रोकरेज कंपनी ने 2023 के साथ। ठीक है जी। तो ये जो सेक्टर्स हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के, वो सारे सेक्टर्स यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। एंड देन 2024 के जो प्रॉफिट्स हैं, 2023 के प्रॉफिट्स, उनका कंपैरिजन, और फोर्थ क्वार्टर जो था उसका भी साथ डाटा गिवन है। बैंक्स की जब हम बात करते हैं तो बैंक्स के जो प्रॉफिट्स हैं 592 बिलियंस 2024 में थे, और 2023 में 561 बिलियन रुपीज के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी। और एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी जो हैं 363 बिलियन के प्रॉफिट्स रहे हैं, जो कि रिड्यूस हुए हैं 481 बिलियन से। तो यहाँ पे 24% की कमी है ईएनपी सेक्टर के डिविडेंड प्रॉफिट्स में। इसी तरह फर्टिलाइजर सेक्टर जो थे, उनके प्रॉफिट्स 99 बिलियन रुपीज से 176 बिलियन 176 बिलियन, तकरीबन 79% का इजाफा है। और जो सीमेंट के स्टॉक्स हैं वहाँ पे 102 बिलियन रुपीज से 133 बिलियन रुपीज, 30% का इजाफा सीमेंट की जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स में है। पावर कंपनी जो है वहाँ पे 13% की कमी है। ऑटोमोबाइल्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो 37.8 बिलियन से 66.2 बिलियन रुपीस पे 2024 में आ गए हैं, तकरीबन 75% का इजाफा है। फूड्स की जो कंपनी है वहाँ पे प्रॉफिट तकरीबन ब्रेक इवन थे। टेक्सटाइल में 38% की कमी है। टेक्सटाइल की जो प्रॉफिट्स थी 42 बिलियन से कम होके 26 बिलियन रुपीस पे आ गई। इसी तरह जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, फार्मा में 4.4 बिलियन रुपीस से प्रॉफिट्स 15.3 बिलियन। जो डीरेगुलेशन ऑफ प्राइसेस का एक इम्पैक्ट आया है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर, वो है तकरीबन 244% का इजाफा है सालाना बेसिस पे फार्मास्यूटिकल्स में। केमिकल्स कंपनीज में 56% की कमी है। इंजीनियरिंग में भी 81% की कमी है। और अदर्स कंपनी जो है वही वहाँ पे भी ब्रेक इवन है। तो पूरे साल का अगर आप जायज़ा लेंगे तो 1.6 ट्रिलियन का जो प्रॉफिट्स थे 2023 में, वो तकरीबन ब्रेक इवन ही आप कह सकते हैं, 1.6 ट्रिलियन ही है। तकरीबन 1% की कमी है सालाना बेसिस पे। ठीक है ना जी। ये कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स कंपनीज पोस्टेड अर्निंग्स रुपीज 1.6 ट्रिलियन इन 2024, डाउन 1% सालाना बेसिस पे फ्रॉम 1.6 ट्रिलियन। और एक्सक्लूडिंग ईएनपी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव्ड 8% सालाना बेसिस पे टू रुपीज 1.25 ट्रिलियन। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईएनपी डिक्लाइंड बाय 24% सालाना बेसिस पे 364 बिलियन ड्यू टू डिक्लाइन इन ऑयल प्राइसेस एंड अ रिडक्शन इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन। ये इसके रीजंस हैं जी। जो कमी आई है ईएनपी सेक्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी में, वहाँ पे ऑयल प्राइसेस जो हैं वो डिक्लाइन की हैं, और ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन की रिडक्शन भी है वहाँ पे उस वजह से। बैंकिंग सेक्टर्स अर्निंग इंक्रीज बाय 6%। पॉलिसी रेट 10% कम आया है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी थी बैंकिंग सेक्टर्स की, वो 6% सालाना बेसिस पे इम्प्रूव्ड हुई है। इसी तरह जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वहाँ पे जो तकरीबन 80% या 79% का जंप है, उसकी रीज़न है प्राइमरीली ड्यू टू हायर यूरिया एंड डीएपी प्राइसेस। यहाँ पे भी प्राइसेस इम्पैक्ट है, विच रोज बाय 39% एंड 9% रिस्पेक्टिवली। सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो जो इनका सर्ज है 30% का, दैट इज ड्यू टू हायर रिटेंशन प्राइसेस अलोंग विद लोअर कोल कॉस्ट एफिशिएंट पावर मिक्स डिस्पाइट लोअर लोकल ऑफटेक। ठीक है ना जी। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी है विद अर्निंग्स राइजिंग 75%। और इसके बैक एंड पे दिस रिकवरी वाज ड्रिवन बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम्स। अब ये मेरा ख्याल है द ओनली सेक्टर जहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं, ऑटोमोबाइल। बाकी जो सारे के सारे सेक्टर्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ ऑटोमोबाइल को।
यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं 52% एंड डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स, लोअर फ्यूल प्राइसेस एंड पिकअप इन इकोनॉमी एक्टिविटी। बस यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं, बाकी अदर जो जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे प्राइस इम्पैक्ट है, प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट है। अगर आप फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ भी प्राइस इम्पैक्ट है, प्राइस इंक्रीज। सीमेंट का भी जो एक रिटेंशन प्राइसेस की बात कर रहे हैं, ये भी एक प्राइसेस जो स्टूड एट देयर हाईएस्ट लेवल, वो है। बैंकिंग सेक्टर जो था, वहाँ पे पॉलिसी रेट कम हुए हैं, फिर भी उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, यहाँ पे एक बड़ी गिमिक्स होती है। जो बुक्स हैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बड़ा एक, यू नीड अ एनालिस्ट माइंड। मतलब फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं, वहाँ पे ये जो प्रॉफिट्स अगर कम हो रही हैं तो वहाँ पे जो रिवर्सल डाली जाती है ना, वहाँ से पॉलिसी रेट्स ऊपर जाते हैं तो वो रिस्क होता है बैंक्स का, तो वहाँ पे वो प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं बैड डेट्स की। और जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, वो जो प्रोविजनिंग डाली होती है उसका रिवर्सल आ जाता है। तो इसलिए 10% का जो पॉलिसी रेट कट आया, उस बावजूद उसके 6% का इंक्रीज जो आप प्रॉफिटेबिलिटी में देख रहे हैं, उसकी वजह से है। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर विटनेस्ड 3.4 के मल्टीपल्स, तकरीबन 340% ये जो इंक्रीज है, यहाँ पे 244% बता रहा है। यहाँ पे कह रहा है ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी 15 अरब, ठीक है ना जी, कंपेयर टू 4.4 बिलियन, प्राइमरीली ड्यू टू एन इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन फॉलोइंग द डीरेगुलेशन ऑफ नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड डिक्लाइन इन फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है ना जी। अदर सेक्टर्स लाइक इंजीनियरिंग, केमिकल, टेक्सटाइल रिकॉर्डेड डिक्लाइन 81%, 56% एंड 38% ईयर ऑन ईयर रिस्पेक्टिवली। तो ये जो सेक्टर्स हैं जिसमें आप देखें, ऑटोमोबाइल की बात कर रहा है यहाँ पे अपनी हेडिंग में, फार्मास्यूटिकल की और फर्टिलाइजर की। इसमें जो फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोज और सीमर्स हैं, वो बेहतर हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर आगे जाके जो इसके मंथली रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें डिप आ रही थी वॉल्यूम में, और वो थोड़ा सा रिस्की है। पर जो फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, बैंक्स और सीमर सेक्टर है, ये बेहतर मुझे लग रहा है इन कमिंग फॉरवर्ड। जी, थैंक यू।